नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एडिनोमायोसिस ऑफ यूट्रस के बारे में, जो कि वन ऑफ द कॉमन रीज़न है बल्कि यूट्रस यानी कि बच्चादानी पर सूजन के लिए। फाइब्रॉइड यूट्रस यानी कि बच्चादानी में गांठ या रसौली के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बट एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है और उसी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिनोमायोसिस क्या होता है, वो किस वजह से होता है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उसे कैसे डायग्नोस और कैसे ट्रीट किया जाता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या एडिनोमायोसिस की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, क्या एडिनोमायोसिस की वजह से आप इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा रहने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या एडिनोमायोसिस को आप पूरी तरीके से यानी 100% क्योर कर सकते हो या नहीं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जनरल हेल्थ रिलेटेड, वुमेन हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिनोमायोसिस होता क्या है। ये जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चेदानी की वॉल्स यानी कि यूट्राइन वॉल्स होती कैसे है। इमेजिन कीजिए कि ये बच्चादानी है यानी कि यूट्रस है। ये जो अंदर की है ये है यूट्राइन कैविटी, और ये जो होती है ये बच्चादानी की वॉल्स होती है। जो अंदर की लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच की लेयर को मायोमेट्रियम और बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। नॉर्मली जो यूट्रस की अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, अगर एंडोमेट्रियल सेल्स ये मसल में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं यानी कि मस्कुलर लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे हम एडिनोमायोसिस ऑफ यूट्रस कहते हैं। अगर ये सेल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ पूरी बच्चादानी में स्प्रेड हो जाते हैं और बच्चादानी का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है तो इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं यानी कि कॉजेस ऑफ एडिनोमायोसिस क्या है। सबसे पहले ऐसा कोई एक रीज़न नहीं है या एक कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको एडिनोमायोसिस हो सकता है। बहुत सारे थियोरीज़ या बहुत सारे हाइपोथेसिस बताए गए हैं जिसकी वजह से आपको एडिनोमायोसिस हो सकता है। उसमें से पहला है डेवलपमेंटल ओरिजिन, यानी कि कुछ महिलाओं में जन्मजात ही एंडोमेट्रियल सेल्स मसल सेल में जाके डिपॉजिट हो चुके हैं। जैसे ही उनकी माहवारी शुरू हो जाती है तो कुछ सालों बाद उनको एडिनोमायोसिस हो सकता है। फिर सेकेंड है स्टेम सेल ओरिजिन, यानी कि बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो यूट्राइन मसल में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको एडिनोमायोसिस होता है। फिर थर्ड थिंग है अगर आपके ऊपर कुछ यूट्राइन सर्जरीज हुई है, यानी कि अगर सिजेरियन सेक्शन यानी कि सी सेक्शन आपके ऊपर हुआ है, डीएनसी यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन, या फाइब्रॉइड के लिए मायोमेक्टोमी है यानी कि बच्चादानी की गांठ अगर कभी कुछ निकाली है, अगर जो भी सर्जरी आपके ऊपर हुई है तो उन महिलाओं में भी एडिनोमायोमा हो सकता है। फिर अगर चाइल्ड बर्थ यानी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर हो चुकी है उसके बाद भी आपको एडिनोमायोसिस का रिस्क होता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो मस्कुलर लेयर में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जिन महिलाओं में यूट्राइन सर्जरीज हुई है, जिनकी चाइल्ड बर्थ यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या फिर जो मिडल एज है यानी कि 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में है, उन महिलाओं में एडिनोमायोसिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जो लक्षण या फिर सिम्टम्स एडिनोमायोसिस में होता है वो है सबसे पहले हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है 4 to 5 पैड्स पर डे। फिर प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि ज़्यादा दिन के लिए आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि 2 माहवारी के बीच में भी आपको दाग धब्बे लग सकते हैं। और फोर्थ थिंग जो बहुत ही कॉमन एडिनोमायोसिस में होता है वो है सीवियर डिस्मेनोरिया, यानी कि जो माहवारी के वक्त पेट दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। और जो एडिनोमायोसिस का डिस्मेनोरिया होता है उसे ट्रिपल डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। वो इसलिए कि माहवारी के वक्त तो आपको पेट दर्द होगा ही, बट माहवारी के कुछ दिन पहले और माहवारी रुक जाने के कुछ दिन बाद भी आपको एडिनोमायोसिस में पेट दर्द हो सकता है। फिर इसके साथ साथ ही आपको पैरों में दर्द, बैक एक, कमर में दर्द हो सकता है। फिर पेनफुल इंटरकोर्स यानी कि संबंध बनाते वक्त आपको दर्द हो सकता है। फिर क्रोनिक पेल्विक पेन यानी कि माहवारी छोड़ के भी आपको बीच बीच में पेट के निचले हिस्से में पेट दर्द हो सकता है। पेट फूला फूला सा लग सकता है यानी कि एब्डोमिनल फुलनेस आपको महसूस हो सकता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है। जब भी आप ये लक्षण लेके आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको बहुत से बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको पेल्विक
एग्जामिनेशन करते हैं यानी कि वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, और वो वजाइनल एग्जामिनेशन में उनको बहुत से बार दिखाई देता है कि यूट्रस काफ़ी बल्की हो चुका है, यानी कि यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ है, और एग्जामिन करते वक्त पेशेंट को पेन भी हो रहा है, यानी कि टेंडर यूट्रस भी है। फिर ऐसे कंडीशन में आपको बहुत से बार अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, यानी कि सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, और सोनोग्राफी पे दिखाई देता है कि बच्चादानी की साइज़ बढ़ चुकी है, बच्चादानी के अंदर की जो परत है एंडोमेट्रियम है उसमें काफ़ी सूजन है, वो काफ़ी थिक हो चुकी है, और इर्रेगुलर यूट्राइन वॉल्स काफ़ी दिखाई दे सकती है। सो ये सब चेंजेस अल्ट्रासाउंड पे हो सकते हैं। फिर बहुत से बार अगर अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर क्लियर नहीं है तो आपको MRI भी एडवाइस किया जाता है। फिर इसके बाद में एडिनोमायोसिस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। सो एडिनोमायोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है वो जो मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टम्स को यानी कि लक्षण को काफ़ी हद तक कम करती है। जैसे कि अगर सीवियर पेट दर्द है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपका पेट दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर इसके साथ साथ ही आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दी जाती है, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां भी एडिनोमायोसिस में यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो जाएगा और आपका हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और पेन यानी कि सीवियर डिस्मेनोरिया माहवारी के वक्त जो पेट दर्द है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी लगवाते हैं अगर आपको एडिनोमायोसिस विद हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो, और IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसमें प्रोजेस्टेरॉन लिवोनॉर्जेस्ट्रल नाम का प्रोजेस्टेरॉन होता है, हार्मोन होता है, और वो आपके बच्चादानी में अगर हम वो IUD इंसर्ट करते हैं तो वो डेली कुछ हार्मोन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपका जो पेन है और हेवी ब्लीडिंग है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ साथ ही अगर ये सब दवाई देने के बाद भी अगर आपकी सिम्टम्स लक्षण कम नहीं हो रहे हैं और अगर आपकी फैमिली पूरी हो चुके हैं, यानी कि अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो और आपकी एज 40 to 50 एज ग्रुप में है, तो बहुत से बार अगर आप विथ मेडिकेशन ये सब सिम्टम्स क्योर नहीं होते हैं तो आपको हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चादानी निकालने की एडवाइस दी जाती है। सो लास्टली हम देखेंगे कि क्या एडिनोमायोसिस की वजह से आपको इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा रहने में प्रॉब्लम हो सकता है। नॉट 100% बट कुछ हद तक आपको हो सकता है, क्योंकि एडिनोमायोसिस अगर बहुत ज़्यादा है तो गर्भ जो होता है वो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि बच्चादानी को अंदर के लाइनिंग को चिपकने में प्रॉब्लम हो सकता है, और मिसकैरिएज या एबॉर्शन का रेट उसकी वजह से काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। फिर क्या एडिनोमायोसिस की वजह से आपको कैंसर होने का खतरा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एडिनोमायोसिस ऑफ यूट्रस अगर आपको है तो आपको कैंसर होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता है, ये एक बिनाइन कंडीशन होती है। फिर थर्ड थिंग क्या है, एडिनोमायोसिस को आप पूरी तरीके से क्योर यानी कि ट्रीट कर सकते हो? नहीं, एडिनोमायोसिस को हम विथ मेडिकेशन पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, बट हाँ हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चादानी निकाल के हम एडिनोमायोसिस को 100% ट्रीट कर सकते हैं। अगर विथ मेडिकल ट्रीटमेंट आप रिलीव नहीं हो तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो विद बेल बटन इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।